अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारियम मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सरसब्ज पाकिस्तान का अहद 14 अगस्त आज है। मुल्क को अंदरूनी बैरूनी खतरात तो जो हैं, लेकिन जो माहौलियाती खतरा है उसके खिलाफ हमें इकट्ठे होकर कोई एक अहम अप्रोच अपनानी है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद ऑपोजिशन तितर बितर है, फ़ायदा हुकूमत को है। लगता है कि ऑपोजिशन की जो आपस की एक दूसरे से दाव पेच हैं, गवर्नमेंट को बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे इस वक्त उन्होंने रखा हुआ। इसके बाद आखिर में बात होगी कि लाश को भी नहीं बख्शा। ठट्ठा से आज एक बड़ी ही परेशान कुन खबर सामने आई है, जहाँ पे एक खातून की लाश को कब्र में से निकाल के ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। आखिर में इस पे ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं 14 अगस्त आज के दिन, अहद वफा का दिन। ये तमाम बातें आप हर साल सुनते होंगे। मुल्क के लिए हमें क्या करना चाहिए है, मुल्क ने तो बहुत कर लिया, अब हम क्या करें, ये बहस भी आप सुनते होंगे। फिर ये भी आपने सुना होगा कि क्या खोया हमने इन 75 सालों में, क्या पाया है। ये बहस भी बहुत ज़्यादा टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, अखबारों में, इर्द गिर्द ड्राइंग रूम्स में आप लोग करते हैं। बैरूनी ख़तरात हैं, अंदरूनी चैलेंजेस हैं, इन सब के बावजूद जो उससे भी बड़ा एक मंडलाता ख़तरा है, उसका ऐलान किया है अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हफ्ते। अब आप वो पूछेंगे कि वो क्या ख़तरा है, सो हम आपको बताते हैं कि वो मौसमी तब्दीली की रिपोर्ट में बताया गया खदशा है। शायद आप में से बहुत सारे लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ज़रूर इसके बारे में बैठ के सुनिए कि इसके में गुफ्तगू करना कितना ज़रूरी है और कुछ एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है। ये रिपोर्ट अगर आपने नहीं पढ़ी, हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। यह अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल हुकूमती पैनल बराए मौसमियाती तब्दीली की रिपोर्ट है। दुनिया भर से 40 माहिरीन के जायजे के बाद शाया की गई है। ग्लोबल वार्मिंग काबू से बाहर होने वाली है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया और इसे इंसानियत के लिए कोड रेड का नाम दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के साइंसदानों के मुताबिक इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि इंसान दुनिया के माहौल पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। जिस हिसाब से गैसेस का अखराज जारी है, एक दहाई में दर्जा हरारत में इजाफे की हद के तमाम रिकॉर्ड टूट सकते हैं। IPCC रिपोर्ट के चंद अहम नुकात जो हैं उसमें लिखा है कि सन 2040 तक आलमी दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री तक इजाफा हो जाएगा। यानी कि आज से 8-9 साल बाद अगले चंद सालों में गैसों के अखराज में अगर कमी नहीं की गई तो दर्जा हरारत में इजाफा 2040 से पहले भी हो सकता है। यानी कि बिल्कुल आया खड़ा है ये कैटास्ट्रोफी जो है। ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत, अब आप ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात की गई है कि 1850 से 1900 तक इतना गर्म ये नहीं था जितना कि सिर्फ इन 9 सालों में 2011 से 2020 के दरमियान रहा है। दोनों अदवार के दरमियान 1.9 सेंटीग्रेड का फ़र्क है। गुज़श्ता 5 बरस आप लोगों ने महसूस भी किया होगा। 1850 के बाद तारीख के सबसे गर्म तरीन साल थे और इस साल तो हशर नशर हुआ। हालिया बरसों में सतह समंदर में इजाफा सन 1901 से 1971, यानी आप ये देखें कि तकरीबन 70 साल में रिकॉर्ड होने वाले इजाफे से भी ज़्यादा है इस वक्त। समंदर की सतह में इजाफे की बात की जाए तो इस सदी के इख्तिताम तक तकरीबन 2 मीटर इजाफे और सन 2150 तक 5 मीटर इजाफे के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस तरह सैलाब के बायस साहिली इलाकों में मजीद लाखों लोग जो होंगे वो बहुत एक खतरे के लेवल पे आकर रह जाएंगे। IPCC रिपोर्ट मजीद ये भी कहती है कि बात तय है। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि डायरेक्टली आपको इफेक्ट करती है कि गर्मी पड़ना अब आम होता जाएगा, जबकि शदीद सर्दी की लहरों में कमी आती जाएगी। समंदर गर्म होते रहेंगे। दुनिया भर में ग्लेशियर, कुतुब शुमाली में मौजूद बर्फ पिघलने की 90% वजह इंसानी अवामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसों के खराज पर बड़ी हद तक काबू पाने से बढ़ते हुए दर्जा हरारत को मुस्तहकम किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जंगलात, मिट्टी, समंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने की सलाहियत मजीद अखराज से कमजोर हो जाएगी। दुनिया को हीट वेव, बारिशों और खुश्क साली का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल का क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, यानी कि वो कौन से मुल्क हैं जो डायरेक्टली इन तमाम रिपोर्ट के नतीजे में इन तब्दीलियों से अफेक्ट होते हैं, तो उसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान का नंबर 8वां है। यानी कि दुनिया के टॉप 10 ममालिक जो कि डायरेक्टली इस मौसमियाती तब्दीली से अफेक्ट होंगे, हम उसमें शामिल हैं। ये और बात है कि इसमें कंट्रीब्यूट करने में पाकिस्तान का उतना हाथ नहीं है, लेकिन इसमें अफेक्ट होने में पाकिस्तान की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है।
اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم صاحب. بہت شکریہ ملک صاحب. ایک تو بڑی اچھی کوشش ہے یہ جو درخت لگائے ہیں, خاص طور پہ گجرانوالہ میں 52,000 درختوں کا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے. ایک اچھی کوشش ہے کہ پاکستان کا جو گرین امپیکٹ اس کو بڑھایا جائے. آئی پی سی سی کی رپورٹ اس ہفتے میری نظر سے گزری ہے اور ایٹ لیسٹ مجھے تو بڑی پریشانی ہے, بڑی تشویش ہے. ذرا تھوڑا سا بتائیے لوگوں کو کہ یہ جو اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کی ہے اس کی روشنی میں پاکستان کو کیا خطرات ہیں اگلے آنے والے چند سالوں میں, ہمارے کیا چیلنجز ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی کہ جو آئی پی سی سی کی رپورٹ ہے یہ تمام دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے, اور اس کو تو یو این کے سیکرٹری جنرل نے ایک ریڈ وارننگ کہا ہے ہیومینٹی کے لیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 14,000 سائنٹسٹ ہیں جو کہ تمام دنیا کے ممالک میں سے چنے جاتے ہیں, اور یہ 8 سال انہوں نے کام کیا ہے, اور انہوں نے یہ جو رپورٹ نکالی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارسٹ فائرز ہو رہے ہیں مختلف ملک میں جو کہ کنٹرول نہیں ہو رہے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فلڈنگ یورپین ممالک میں اسپیشلی بہت زیادہ ہو رہی ہے, پاکستان میں بھی فلڈنگ ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کے جو سی لیول رائز ہے جو سمندر کی سطح ہے وہ اونچی ہو رہی ہے, سائیکلونک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس کی فریکوینسی بھی بڑھ گئی ہے, انٹینسٹی بھی بڑھ گئی ہے, اور پھر گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. مطلب اس سال پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہاٹسٹ پلیس آن ارتھ تھی وہ پاکستان میں ریکارڈ کی گئی تھی. اب یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ ہیومینٹی نے اس مسئلے کو ایک ایسے ڈومین میں شفٹ کر دیا جو کہ ریورسبل ہوگا شاید, یعنی کہ ہم جو مرضی کر لیں یہ اب اس سٹیج پہ جا رہا ہے کہ یہ ریورس نہیں ہوگا, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں, ان کا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کس لہج تک جا سکتے ہیں, لیکن وہ نظر آ رہے ہیں, تمام ممالک کے اندر نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک ریڈ وارننگ ہے کہ ابھی بھی ہم رک جائیں, اور جو ہمارا ترقی کا جو ماڈل ہے جس نے یہ پچھلے 30-40 سال کا فنامنا ہے جو ہمیں اس دہج پر لے آیا ہے, اس ماڈل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ملک صاحب پاکستان میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ جیسے اگر ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملک کے کونے کونے میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے, بلوچستان میں کہیں اور, وہ کہیں گے جی کہ یہ کیا رپورٹ آپ ہمیں بتا رہی ہیں, ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے, اور اگر دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو ہماری زندگی میں اور مسائل ہیں, ہمارے پانی کے, بجلی کے, کھانے کے, روزگار کے, روزمرہ کے مسائل کے, ہم کیوں اس پہ دھیان دیں جی؟ بالکل آپ صحیح فرما رہی کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے اس مسئلے میں, ہم ایک لیس دین 1% ہیں جو انہوں نے اس مسئلے کو پیدا کیا ہے ان ممالک کے اندر, لیکن بدقسمتی سے ہم متاثر ترین ممالک میں شامل ہیں, اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ ایک انجسٹ سچویشن ہے, لیکن پاکستان اس میں ہے اور پاکستان اس سے اسکیپ نہیں کر سکتا. اب آپ نے عام آدمی کی بات کی کہ وہ کیوں اس کے متعلق سوچے گا, تو یہ عام آدمی کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے. جب آپ کے موسم میں تبدیلی ہوتی ہے, جب آپ کی بارشیں ٹائم پہ نہیں ہوتی, جب آپ کی فلڈنگ ہوتی ہے, اسپیشلی اربن ایریاز میں پاکستان میں ایک یہ اربن فلڈنگ والا جو فنامنا اب شروع ہوا ہے, یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں جو کہ صرف اربن ایریا کے اوپر آ کے بادل جو ہے وہ برستا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک ایسی فلڈنگ ہوتی ہے جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. عام آدمی کے لیے یہ ایک اس لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے جب آپ کے موسم میں تبدیلی ہوتی ہے, جب آپ کی گرمی کی شدت میں اضافہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ان لیویبل سچویشن بن جاتی ہے. اس سال ہمیں جو جیکب آباد میں سچویشن فیس ہوئی ہے, وہ جو انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی اس میں کچھ دن ایسے تھے جو ان کے مطابق تو ان لیویبل تھے ہیومینٹی کے لیے, اور یہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اربن ایریاز ہیں ادھر فلڈنگ کے فنامنا ہو رہے ہیں جو کہ کلاؤڈ برسٹ کے وجہ سے ہو رہے ہیں, اور یہ اربن فلڈنگ جو ہے انپریسیڈنٹڈ ہے, اور اس کے آپ کا انفراسٹرکچر اس کو برداشت نہیں کر سکتا. پھر ہمارے جو فارمرز ہیں ان کو اس کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے کہ جو بارش کا ٹائم پیریڈ چینج ہو گیا, اس کا جو انٹینسٹی ہے وہ چینج ہو گئی, جس کی وجہ سے کراپس کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے. تو ان سب کا پاکستان نے مقابلہ کرنا ہے. اب اس کے لیے ایک آسان حل تو یہ ہے کہ آپ درخت لگائیں, کیونکہ درختوں سے آپ لوکل کلائمیٹ کو بھی متاثر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ کاربن کو بھی ابزارب کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ گورنمنٹ کو بھی اب یہ ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اپنے بناتے ہیں ان کو ہمیں کلائمیٹ پروف کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم نے اقدامات کیے ہیں پالیسی لیول پہ کہ جو بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پاکستان میں ابھی ہو رہی ہے یا فیوچر میں ہونی ہے,
کو یہ دیکھا جائے اور یہ ملوز خاطر رکھا جائے کہ جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں اس پہ کیا ہو سکتے ہیں اور اس کی ڈیزائننگ اس کے مطابق. لیکن ملک صاحب یہ جو بھی ہم نے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ جو درخت لگے ہیں اس کے بعد کیا پیمانے آپ نے اختیار کیے ہیں یہ ناپنے کے لیے کہ ان درختوں کے لگنے کی وجہ سے جو ماحول ہے اس پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا فرق آیا ہے اتنی بڑی تعداد میں درخت لگانے سے؟ دیکھیں ہماری اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جب یہ درخت لگاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں تو وہ ایک تو کاربن کو ابزارب کرتے ہیں. اب اس کا ڈائریکٹ فائدہ ملک کو نہیں ہوتا, یہ دنیا کے فائدے کی چیز ہے. لیکن جو علاقے کو فائدہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ واٹر کی سٹوریج کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوکل کلائمیٹ ہے اس کو چینج کرتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل بہت سارے سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں کہ آپ درخت کی آبویسلی جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو جو درخت والے ایریاز ہیں ان کی 3-4 ڈگری کا فرق آ جاتا ہے جو درختوں والا ایریا ہوتا ہے. تو اس لیے اسپیشلی اربن ایریاز میں ہمیں درختوں کی ضرورت ہے. اس لیے ہمارا جو فوکس ہے اس ڈرائیو میں مانسون کی جس میں آپ نے گجرانوالہ کا ذکر کیا, وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ درخت لگائیں. آج بھی 14 اگست کو پرائم منسٹر صاحب نے ایک کال کی تھی کہ لوگ درخت لگائیں اور اس کی سیلفی لیں اور ویب سائٹ پہ ڈالیں. تو بڑا اچھا ہمیں رسپانس اس کا آ رہا ہے اور ہزاروں لوگوں نے اس پہ اپنی سیلفیاں اپلوڈ کی ہیں. آل آف دس از فوکس آن دی آئیڈیا کہ جی لوگوں کو ہم نے اس طرف مائل کرنا اور اللہ کے فضل سے لوگ اس طرف مائل ہو گئے ہیں. اچھا ان کا بیہیویئر کچھ کویسچنز ہیں, جیسے اگر کوئی اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہا ہو جس کو نہیں معلوم کون سا درخت لگانا چاہیے ہے, کیسے لگانا چاہیے ہے, کون سا پریفریبل آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ درخت لگائیں گے تو وہ ماحول کے لیے بہتر ہوگا, پھر یہ بھی تھوڑا سا جگہ کے والے سے بھی لوگوں کو اس لیے گائیڈ کر دیں کہ کسی کی خواہش ہے کہ وہ درخت لگائے تو وہ کیسے جگہ کا تعین کر کے وہاں پہ جا کے درخت لگائے. کچھ لوگوں کے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام سب لوگوں کے ذہن میں سوالات تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. جی اس میں ایک تو ہم نے بہت سارے ایونٹس اس بار کیے. ہم نے سارے فارسٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آج سے کوئی مہینہ پہلے بیٹھ کے ایک پورا چارٹ آؤٹ کیا تھا اور اس میں لوگوں کی شرکت کی گئی ہے ایون ایٹ دا یونین کونسل لیول. وہ بہت زبردست پروگرامز ہوئے جہاں پر فارسٹ کی زمین تھی, لوگ شریک ہوئے اور انہوں نے درخت لگائے. دوسرا کوشچن جو آپ کر رہی ہیں کہ درخت کون سا لگانا ہے, اس کے لیے ہم نے اپنے ویب سائٹ ہے ہمارا www.tbttp.gov.org, اس کے اوپر ہم نے دیا ہوا ہے 21 ڈفرنٹ ورائٹیز اور ڈسٹرکٹ وائز دیا ہوا ہے کہ کون سے ڈسٹرکٹ میں کون سا درخت لگ سکتا ہے. اب یہ کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک پودا تو آپ کہاں اس کو جا کے لگائیں گے, تو اس کے لیے تو اربن ایریاز میں تو آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ اس کو لگا لیں اور اس کا خیال کریں. ایک دو پودوں کے لیے تو جگہ مختص نہیں کی جا سکتی, لیکن جو رورل ایریاز ہیں جہاں پر بڑے پلانٹیشن سائٹس ہیں تو ادھر تو ہم ایونٹس کرتے ہیں تاکہ لوگ ادھر جائیں. پھر اس کی کیئر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, خالی درخت لگانا ضروری نہیں ہوتا. تو کیئر کے لیے پھر ہم ڈپارٹمنٹس کو انوالو کرتے ہیں کیونکہ لوگ بڑے انتھوزیاسٹکلی درخت لگا دیتے ہیں لیکن پھر وہ کیئر نہیں کر سکتے. تو کیئر کے لیے ہم پھر ڈپارٹمنٹس کو انوالو کرتے ہیں اس میں تاکہ وہ ڈیزگنیٹڈ سائٹس کے اوپر کریں, تبھی یہ درخت ہیں جو وہ بچتے ہیں. بہت شکریہ. ملک امین صاحب موجود تھے. اس رپورٹ کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھنے میں آپ گھر بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ اس ماحول سے انوائرمنٹ سے ہمیں کیا لینا دینا, لیکن اس سال جو گرمی آپ نے برداشت کی ہے خاص طور پہ, اور اس کے بعد جو اگلا سپیل آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ ناقابل برداشت ہو جائے گا. یہ ہے گلوبل وارمنگ, یہ ہے وہ ریڈ وارننگ جس کی بار بار بات کی جا رہی ہے. اور آج سے 5-6 سال بعد اب ذرا اس کو اندازہ کیجئے کہ کیا لیویبل کنڈیشنز ہوں گی. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. اپوزیشن منتشر ہے, فائدہ اس سے حکومت اٹھا رہی ہے. پی ڈی ایم کا مستقبل, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پی ڈی ایم سے جب پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی, پی ڈی ایم کا جو پریشر تھا, ان کی جو افادیت تھی, ان کی جو موومنٹ تھی, وہ قدرے کمزور پڑ گئی. اس کے بعد حکومت بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئی تھی کیونکہ بظاہر اپوزیشن چاہے ان کا مقصد ایک ہی ہو لیکن طریقہ کار میں بڑا ہی واضح فرق نظر آیا تھا. بہرحال اب ریسنٹلی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, 12 اگست کو ایک خبر بھی چھپی ہے اخبار میں, اس میں ہے کہ حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کی کوششیں, نون لیگ سے بیک ڈور رابطہ کر لیا ہے. اس خبر میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا پیپلز پارٹی واقعی رابطے کر رہی ہے یا کچھ آفرز کر رہی ہے پی ایم ایل این کو ان ریٹرن کہ بھئی پنجاب کے اندر تبدیلی لے کر آئی جا سکے؟ اس پر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو نمبر گیم کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں ملک احمد خان صاحب, چودھری منظور. اپوزیشن جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے, اس حوالے سے پروگرام کے سیگمنٹ میں بات ہوگی. بلاول کیا کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں, وفاق میں, پنجاب میں عدم اعتماد کے حوالے سے ذرا سنیے. آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں
तो कल हुकूमत गिर जाएगी। इन हाउस तब्दीली के जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो पीपल्स पार्टी हासिल कर ले और हमें दिखाए तो हमारे नंबर जो है वो बिल्कुल हाजिर है। सो जी, इस वक्त ये सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हुई है। चौधरी मंजूर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। खबर आपने भी देखी होगी, इसकी तस्दीक या तरदीद या इसको भी फिर ऐसे ही ज़राए से ही रहने देंगे आप? कोई राब्ते वगैरह हुए हैं पीपल्स पार्टी PMLN में? कोई नया चैनल खुला है कम्युनिकेशन का जहाँ पे ये गुफ्तगू हो रही है कि भाई अगर नंबर किसी तरह से अरेंज कर लिए जाएँ तो पंजाब में और कुछ और जगह पे कोई अदब एतमाद की तहरीक के बारे में सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, पहला तो एक बुनियादी चीज को आप ज़हन में रखें कि PDM जो है, मेरा ख्याल अब इसका नाम PDM नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इसकी मेज़बानी की थी तो उस वक्त एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखी गई थी, और उसके बाद जब पीपल्स पार्टी नहीं उसमें रही तो ये तो एक फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत थी उसके एक इत्तेहादियों का इकट्ठ है, एक आध जमात को छोड़कर, वो भी माजी में रहे। अच्छा। सो इसलिए मेरा तो ये ख्याल है कि इसका कोई नया नाम तजवीज कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, नंबर 1। नंबर 2, मुझे नहीं पता बैकडोर, चूंकि मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं जी, फ्रंट डोर वाला हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता किससे कोई राब्ता हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन ये बात ठीक है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिसी थी पहले हुकूमत को गिराया जाए, उसके लिए PDM बनाई गई थी। उसमें लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर इस हुकूमत को गिराने के लिए सारे ऑप्शन। जब मरियम नवाज साहबा ने कह दिया कि 5 साल पूरे करवाने हैं इनके, अच्छा, या 5 साल इनको पूरे करने चाहिए, तो उसके बाद फिर PDM या उसका अफादियत तो खत्म हो गई। अच्छा। हमने कहा, देखिए ना, हमारी स्ट्रेटजी होती है या पेश मंजर आप किसी भी जगह पे पेश करते हैं, किसी भी इत्तेहाद या सियासी जमात के अंदर, हमने पहले सबसे कहा कि आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ें। नून लीग ने और मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, इसके बाइकआउट करें। हमने सिंध में लड़ के दिखा दिया। अच्छा। और फिर बताया कि लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। फिर बाकी जगह भी जीते गए, गवर्नमेंट कमजोर हो गई। फिर इन्होंने कहा सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट करें, हमने कहा नहीं, सेनेट इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो भी हमने जहाँ पे अक्सरियत नहीं थी वहां पे लड़ के जीत के दिखा दिया। सही। अब इनका था कि इस्तीफे दें। अब अगर ये समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी कोई कारगर है तो ये इस्तीफे दे दें, अगर कारगर। लेकिन चौधरी साहब, बात तो इससे काफी आगे निकल गई ना। अब तो बात अदम एतमाद की तहरीक लाने पे होगी। इस्तीफे देने में तो खैर अब कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, 2-3 नशिस्तें जीत चुके हैं। उसके बाद ये समझते हैं फायदा उठाया उन्होंने इस इलेक्शन लड़ने की पॉलिसी से। मैं तो अभी की बात कर रही हूँ। इसका मतलब जो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली थी वो ज्यादा दुरुस्त थी। अब भी अगर गवर्नमेंट को गिराना नहीं है तो फिर किस लिए इत्तेहाद? किस लिए? कोई मकसद होता है ना इत्तेहाद का। अगर गवर्नमेंट को गिराना ही नहीं आपने, गवर्नमेंट को और कंफर्टेबल करना है, तो फिर किस लिए? अब तो ऐसे लग रहा है जैसे मुझे, अब देखिए ना, इन्होंने ऐलान क्या किया है, कुछ मुस्लिम लीग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ, मैं उनका नाम उनको सियासी टारगेट किलर्स कहता हूँ, मुस्लिम लीग लंदन के। अच्छा। अच्छा, अब सवाल ये है कि उन्होंने कराची में जलसा रखवा दिया। मुझे कुछ पता चला है, कुछ सेन आवाजें वहां पे कह रही थी कि कराची में पहला जलसा ना करें। अच्छा। कराची में 20% से ऊपर है जो पॉजिटिविटी रेट है। अगर इजाजत देती है सिंध गवर्नमेंट तो उसको सारा जमाना थू करेगा, और अगर नहीं देती तो फिर ये तमाशा खड़ा करेंगे। अच्छा। तो जो वहां पे लोग हैं वो तमाशा बनाने वाले वो बना रहे हैं। वहां पे मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो है वो PTI और GDA के साथ इत्तेहाद में बैठी। मौलाना साहब ने खुद हुकूमती इत्तेहादी पार्टी MQM से वहां पे मुलाकात की है। ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब ये इत्तेहाद सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ये जरा मुझे पूछने दें, मलिक साहब से पूछ लेने देना कि ये जो आपने बात बताई है कि मलिक साहब, ये इत्तेहाद का मकसद क्या है? क्योंकि हुकूमत आपने गिरानी नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये वक्त मुकम्मल करें, और नंबर गेम आप समझते हैं भी नहीं। दूसरा ये कि आप लोग क्या ये मिलके तमाम अब पीपल्स पार्टी को खास तौर पे आप लोगों ने टारगेट किया हुआ है, इसलिए आपने कराची में भी पहले जलसा रख दिया, पंजाब में कहीं भी आप बेशुमार जगह हैं वहां पे जलसा रख सकते थे, कराची क्यों? मलिक साहब शायद गिराने वालों में से। अच्छा, मलिक साहब आप गिराने वालों में से शायद, ये बता दें पहले। आप कौन से हैं आप? जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बड़ी ही, मुझे इस चीज़ के साथ एक ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम डे 1 जब PDM का क़याम हुआ था ना, तो मेरा ये ख्याल था कि गालिबन
हुकूमत का खात्मा इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीडीएम की मूवमेंट होगा, और पीडीएम की जो मूवमेंट होगी वो लिटरली मैच करेगी उस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव मूवमेंट को, क्योंकि ये इस उन 22 नकात के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि हम ऐसे सिस्टम को तस्लीम नहीं करते जिसमें इंक्रोचमेंट्स हैं, हम आइन से बाहर निकल कर कोई अपनी हदूद से तजावज़ कर रहा हो तो हम उसको तस्लीम नहीं करते, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, हम सिविलियन गवर्नमेंट के ज़्यादा टर्फ को ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि पार्लियामेंट एक बालादस्त और मुक़्तदर अदारा हो, हम बात ये कर रहे हैं कि सियासी जमातें अपनी उस पोजीशन पर आएँ जहाँ पर वो एटलीस्ट मिनिमम एजेंडे के तौर पे एक लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें, और जहाँ पर तमाम वो लोग जो इन हदूद से बाहर जाकर बात करते हैं उनके खिलाफ एक तहरीक की सूरत पैदा हो। तो मेरा तो एक सियासी कारकुन के तौर पर एक, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सारी ज़िंदगी एक जितनी भी पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल लाइफ है एक तरक्की पसंद जमात के तौर पे है, मुझे आज भी एतराज़ नहीं है, वो एक आइनी रस्ते की बात कर रहे हैं, उनको हक हासिल है, उनकी एक सूबे के अंदर हुकूमत मौजूद है, वो बड़े स्टेक होल्डर हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि आप, क्योंकि आपकी पोजीशंस जब डिफरेंट होती हैं, मुस्लिम लीग ये समझती थी और बड़ा राइटफुली समझती थी कि पहले दिन से सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट हमारा ख्याल था कि ये सख्त ज्यादती की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत है जी। अब प्री पोल ज्यादती, लेकिन मलिक साहब अभी इस पे आ जाए ना, जो मेरा सवाल है कि भाई कि क्या अब पीडीएम जो इस वक्त जिस हालत में है वो किस लिए है, उसका मकसद क्या है? नहीं देखिए, हमारी गुजारिश ये है कि अगर हम इस बात को ऐसे लेंगे जिस तरह से मैंने आपके सामने कहा, ये मेरा देखने का अंदाज है इसको, कि अगर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग का अपना अपना मौक़िफ़ था ना, तो मुस्लिम लीग का ये ख्याल था कि अगर हम इसमें से अनलेस वी रिज़ाइन इसका इम्पेक्ट नहीं आएगा, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, और पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि नहीं, आप पार्लियामेंट के अंदर आके अपनी एक स्ट्रेंथ को, जो भी आपने बिलावल साहब की और राना सनाउल्लाह खान की बात सुनवाई, तो गालिबन उनका पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि हम नंबर्स के साथ इसको डिफीट कर सकते हैं। ये क्लेम भी करते हैं कि ये क्लेम भी करते हैं कि हमने सेनेट में शिकस्त दी, बाई इलेक्शंस की बात भी, और ये सारी बातचीत। अब जब इख्तलाफ हो गया तो इख्तलाफ के बाद फिर उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। तो मेरे इल्म में अभी कोई ऐसी राब्ता कारी नहीं है कि जिसमें भी पता चले कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की कोई ऐसी, या पीडीएम की फॉर दैट मैटर, कोई ऐसी आपस में गुफ्तो शनीद है। एटलीस्ट मैं तो उसे वाकिफ नहीं हूं। अभी जो पीडीएम का सर ये जो जलसा है कराची में, इसके अहदाफ क्या हैं? जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। नहीं देखिए ना, एज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर मैं फैसला करने का इख्तियार रखता हूँ और मेरी एडवाइस हो चीफ मिनिस्टर के पास, तो मैं ऑब्वियसली मैं पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ के पहले मैं देखूंगा कि अगर कोरोना का वहाँ पे 20% रेट है तो मैं उसके किसी भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस से बेपरवाह होके मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली पब्लिक हेल्थ के मुतालिक पहले। तो सर अभी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो है ना हाई ट्रांसमिशन रेट, ये तो एक फैक्चुअल बात है ना, ये तो इसमें तो कोई अगर मगर नहीं। एब्सोल्युटली, अगर ये देखे नहीं अगर मगर की बात नहीं है बड़ी, मैं तो सॉलिड बात कह रहा हूँ आपसे, दो टोक बात कह रहा हूँ। सर अभी आज होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, वैसे आपका क्या ख्याल है? वो तो बता, अगर मैं बता तो रहा हूँ ना, आप बात नहीं सही ना। अब मुझे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर के बजाय अपनी पूरी वोकैबुलरी में से कोई और वर्ड निकालूं, मुझे नहीं मिल रहा। तो मैं उसके मुताबिक ही आपसे कह सकता हूँ कि अगर ये जो रेट है अपना इन्फेक्शन का और ये कोरोना वायरस का ये बढ़ रहा है, तो फिर पहले भी मैं तो बार बार कहता रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस को अपना एक रिजॉल्व शो करना चाहिए, एक रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, और पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और अगर ऐसी सूरत हो कि वहाँ पे रेट ना हो इस तरह से, और वो मेजर्स लिए जा सकते हो जो कि तकरीबन थोड़े मुश्किल भी नजर आते हैं, तो फिर उस पर पीडीएम को या जो भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी एक्टिविटी कर रही है, हम लोग अपने हलकों में सारा दिन फिर रहे हैं, ये एमएनएस एमपीएस के जो उम्मीदवार हैं, आप देखें ना होता क्या है। अब मैं सुबह से एक बड़े मेरी बात थोड़ी सुनती जाए हमारी। माय सन इज इन्फेक्टेड विद कोरोना, और मैं इतना कैलेस और सेल्फलेस हूं कि मैं सारा दिन आज पब्लिक कैंपेन में फिरता रहा हूं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, मुझे खुद नहीं पता कि मैं प्रीच क्या कर रहा हूं और मैं कर क्या रहा हूं। बहरहाल ये पब्लिक सेफ्टी का सवाल है,
इस पर कोई पॉलिटिकल पोजीशनिंग नहीं है, पब्लिक कोई कतई तौर पे किसी पॉलिटिकल रीजन और कॉन्सिक्वेंस की परवाह नहीं है। अगर पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है तो प्लीज डोंट डू इट, और अगर नहीं होती तो फिर आपका जमहूरी हक है तो आप करें। और मलिक साहब, आई रियली विश कि आपके जो बेटे हैं वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं, और बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स के साथ उनको बिल्कुल दुआ गवाएं कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं। मैं भी दुआ गो। चौधरी साहब, मलिक साहब जो है ना, इनकी एक बात है कि अगर पार्टी में किसी चीज से एग्री नहीं करते, किसी पोजीशन से, तो ये उसको पब्लिकली उसके बारे में इजहार भी करते हैं। जैसे भी उन्होंने कह दिया कि भाई मुश्किल है कि ना ही करें जलसा तो बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली ये बात तो बड़ी क्लियर है कि मलिक साहब और जो जिस स्कूल ऑफ थॉट से पार्टी के अंदर वो बिलोंग करते हैं, और जो मुखालिफ जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो बड़ी अग्रेसिव इस वक्त एक पोजीशन लेने पे तुला हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी सर शहबाज शरीफ साहब की तरफ बड़ी हमने देखा है कि एक फ्रेंडली अप्रोच है। कभी उनको नहीं आप लोग कोई सख्त बात कहते हैं, सख्त जुमला कहते हैं? जो सख्त जुमले हैं वो सारे लंदन में बैठे लोगों के लिए आपने मुख्तस रखे हुए हैं। नहीं, देखिए प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो पीडीएम के बाद भी एक कोशिश की पार्लियामेंट के अंदर, और हमने भी कोशिश की। हमने अपने सारे जो मेंबर्स थे, इवन जरदारी साहब, उनकी सेहत के इश्यूज हैं, उसके बावजूद वो वहां पे वो पहन के, इवन वो शील्ड पहन के, मास्क पहन के, शील्ड पहन के वो अजलास के अंदर, बजट अजलास में चले गए। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं गए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इस गवर्नमेंट को गिराना है, अगर नहीं गिराना तो फिर नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मलिक साहब ने कहा, अगर वहां पे ये सूरत हाल बेहतर होती है, जो कि इतने दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बेहतर हो जाएगी, तो मैं ये कहता हूँ हम पीपल्स पार्टी वहां पे इनकी जलसा करने में मदद करेगी। अगर कुर्सियां चाहिए वहां पे, खाना चाहिए, जो खिदमत हुई हम करेंगे। हम इस किस्म के लोग तो नहीं है, क्योंकि हम तो खुद बहुत सारी सख्तियां झेली हैं, और इनकी पंजाब के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी हमने तो एक लंबा अरसा इसका है। और बिलावल साहब, मुझे नहीं लगता, और जरदारी साहब के वो किसी तरह में भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकेंगे। वो तो लाड़काना के अंदर इनका जीडीए का इत्तेहाद जो हुआ है जीडीए के साथ, पीटीआई के साथ, उसको हम नहीं रोक रहे। हम कह रहे हैं कि उनका हक है वो करें, तो हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर ये होता है, ऐसी सूरत हाल होती है जो इस वक्त है, तो फिर मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट के लिए इन्होंने एक चैलेंजिंग पोजीशन डाल दी है। सर शायद ये खुद भी रिव्यू कर ले, हो सकता है ये रिव्यू कर ले पोजीशन अपनी। मारिया देखे, बजाय इसके कि इमरान गवर्नमेंट को ये डालें किसी इम्तिहान में। वैसे चॉइस साहब ये तो ये कहते हैं कि बजाय आप इमरान हुकूमत को डाले किसी इम्तिहान में, आप भी तो पीएमएलएन को इम्तिहान में डाल रहे हैं ना बार बार। बलूचिस्तान में भी इन्हीं के लोगों को आपने शामिल कर लिया जमात में, फिर हर जगह आप इनको इम्तिहान में डाली जा रहे हैं। वो तो कहते हैं आप मिल के खेल रहे हैं साहब। नहीं, देखें, हमने इनको वहां पे उस वक्त भी समझाया, दो चीजें समझाई। एक, हमने शामिल कब किया, जब निकाल दिया उनको, ठीक है, उसके बाद शामिल किया। एक बात। दूसरी बात, हम इनको बार बार ये एक बात समझाते रहे कि बाप पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे उस कॉन्फ्लिक्ट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं माने। अच्छा। अब कॉन्फ्लिक्ट ओपन हो गया है। देखिए, स्पीकर और चीफ मिनिस्टर आमने सामने खड़े हो गए एक दूसरे के, दोनों आमने सामने खड़े हो गए। सो बाप पार्टी के अंदर इवन जो इलेक्शन ड्यू था, सही, वो नहीं करवा रहे, उसके लिए टाइम मांग लिया उन्होंने। तो पॉलिटिकल लोगों का काम होता है कि जहां पे किसी जगह पे आप समझें कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर कोई रखना है तो उसमें हाथ डालें। पंजाब के अंदर वाज़ेह तौर पर नजर। चले, मुझे कंक्लूडिंग नोट मलिक अहमद खान साहब से। मलिक साहब, आप इन सियासी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाते जी। जहां पे पीएमएलएन रोड बना सकती है, आप लोग नहीं बना रहे हैं, पीटीआई को नहीं टफ टाइम दे रहे हो। पंजाब में तो टफ ऑपोजिशन आप है ही नहीं बिल्कुल। नहीं, देखिए मारिया, ये इमरान खान की हुकूमत का गिरना अगर तो एक तहरीक के नतीजे में देखे ना, एक नो कॉन्फिडेंस की पॉलिटिक्स से हम सब वाकिफ हैं, एक अरसे दराज से वाकिफ हैं, और तारीखी तौर पे हम जानते हैं कि वो नो कॉन्फिडेंस की जो पॉलिटिकल रीजनिंग रही है इस मुल्क के अंदर, आपके नंबर्स जब इंक्रीज होते हैं, जब आप एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट के रिमूवल के लिए करते हैं, तो उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी लोगों के क्या। मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला इससे ब्रॉडर है।
मेरा मसला ये है कि मैं आज एक सियासी कारकुन के तौर पे अपनी लीडरशिप की तरफ, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ मैं इसलिए देख रहा हूं कि मुझे उस प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी। अगर ये निजाम गलत है तो वो हुकूमत के गिराने से क्या उसका सिलसिला है? अगर ये निजाम गलत है तो मैं इस निजाम के खिलाफ बात करता हूँ, मैं उन इंग्रेसेस के खिलाफ बात करता हूँ, मैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को ब्रीच करने से ऊपर जाने पर, उसे तजावुज करने पर मैं उसके खिलाफ एहतजाज करता हूं। मेरा तो ये यही बात तो पीपल्स पार्टी भी करती है, लेकिन बाहर के अप्रोच में पूरी लड़ाई ये रही। जी सर, बड़ी वाज़ेह अप्रोच आप लोगों की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उस पे है। वैसे कॉन्सेप्चुअली तो आप एक ही बात कहते हैं बहरहाल, लेकिन पता नहीं क्यों अलहदा है अप्रोच इसमें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वापस जब आएंगे तो ठट्ठा में एक लड़की की लाश को कब्र से निकाल के ज्यादती का निशाना बनाया गया है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ठट्ठा से आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है जिससे बहुत डिस्टर्ब हैं लोग। वो ये है कि ठट्ठा का गांव था, अशरफ चांडियो वहाँ का एक रिहायशी है। उसकी 14 साल बेटी आमना वो बीमार हुई, बीमारी से वो फौत हो गई, उसको कब्र में दफनाया गया। और फिर जब वो अपनी दोबारा बेटी की कब्र पे गए तो पता चला कि किसी ने वो नाश वहाँ से निकाल कर उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और पास वो कहीं खेतों से मिली है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान, एसएसपी ठट्ठा हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या तफसीलात हैं? मुल्ज़िमान के हवाले से क्या अपडेट है? क्या इससे पहले भी ऐसे वाक़यात वहाँ पे होते रहे हैं या क्योंकि नया यूनिक कोई वहाँ पे ये क्राइम है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने रब्ता किया मौक़िफ़ लेने के लिए पुलिस का। तो बेसिकली ये आज सुबह पुलिस को रिपोर्ट हुआ था इंसिडेंट से। एक बच्ची जिसका नाम आमना है, उसकी 14 साल एज, उसकी परसों डेथ हुई थी। वो बीमार थी, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वो अंडर ट्रीटमेंट थी, वही उनकी डेथ हो गई। तो कल दिन में कोई 11 बजे 13 अगस्त को उनको तदफीन हुई उनकी। लेकिन आज उनको गुस्सा को पता चला कि उनकी जो डेड बॉडी है वो कब्र की बजाय बाहर 7 के करीब एरिया है, रोड के साथ फसलें, वहाँ पे पाई गई। सेंसिटिव और सीरियस किस्म का इशू था। फिलहाल पुलिस वहाँ पे पहुंची, मैं खुद भी वहाँ पे गया, इंसिडेंट को विजिट किया डिटेल से वहाँ पे, और जो भी रेलिवेंट एविडेंस से वहाँ से कलेक्ट किए। उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी पोस्टमार्टम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना, हमने कंडक्ट करवा लिया था। उसकी रिपोर्ट हमें ऑफिशियली अभी रिसीव नहीं हुई जिसमें कि कुछ उसमें डिक्लेयर किया जा सके कि उसकी क्या फाइंडिंग है। होपफुली वो कल तक हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। सही। और कोई लीड्स हैं, कोई मालूम है, कोई शक है? दो हमारे पास लीड्स जिसमें मिली हैं। एक वहाँ से एविडेंस हमें मिला है कि जो एक डायरेक्ट लीड है टुवर्ड्स आवर सस्पेक्ट एक्यूज्ड। ओके। और एक और वहाँ पे एक इनफॉर्मल जैसे ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस पे। ठीक है। तो 2 लीड्स हमें मिली हैं जिससे हमारा जो सस्पेक्ट एक्यूज्ड है वो ओके ठीक है। हमने डिफरेंट टीम्स तश्कील दी हुई हैं जो कि अभी भी इस वक्त भी फील्ड में है, वो निकली हुई हैं एट अर्लीस्ट उसको हम। चलिए, बहुत होपफुली डॉक्टर इमरान साहब के अर्लीस्ट लोगों को किया जाएगा। बिकॉज जब लड़कियां अपने दोस्तों के हाथों कत्ल या ज़्यादती का निशाना बनती हैं तो कहते हैं कि गए क्यों थे, पहना क्या हुआ था, रद का कौन सा पहर था। किसी जानने वालों के हाथों कत्ल होती हैं, ज़्यादती का निशाना बनती हैं तो कहते हैं कि यकीनन कुछ किया होगा। अभी जो 14 साल आमना है ना, ये वो कुछ बोली होगी, रात की उस पहर वो कब्र में लेटी हुई थी, पहना उसने क्या था, उसने कफन पहना हुआ था, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा। प्रोग्राम का खत्म हो गया। फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।